हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे अप्रैल 3 शिफ्ट 1 के। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल 3 शिफ्ट 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के स्पेशली, और सब के सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होंगे। तो लेवल भी चेक करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे, और उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास दो कोरेंट सोर्सेज हैं, इंटेंसिटी गिवन है 1:9 में, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी। सेम टू सेम यही क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आया था, और वहाँ आपको फाइंड करना था आई मैक्स और आई मिनिमम का डिफरेंस, बट यहाँ आपको फाइंड करना है आई मैक्स बाय आई मिनिमम। तो क्या है इसमें? कुछ नहीं। आई मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है, आई मिनिमम का फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूलाज लगाओ, अंडर रूट आई 1 प्लस अंडर रूट I 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट I 1 माइनस अंडर रूट I 2 का होल स्क्वायर। I 1 आपके पास है, I 2 आपके पास है, 1:9 है, जस्ट वैल्यू पुट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वैल्यू इंसर्ट करवा देता हूँ, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। रूट 9 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर आना चाहिए 4, यानी 4:1 शुड बी और आंसर, क्योंकि मुझे फाइंड करना है रेशियो में, मुझे डिवाइड फाइंड नहीं करना। तो क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं? तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, बाकी सभी गलत है। सिंपल और साफ, आई मैक्स और आई मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन क्या करें, बात करते हैं फ्लूइड से एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? एक बबल की। ओके, क्या गिवन है आपको? एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल ए इज हाफ ऑफ द बबल बी, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल ए टू बबल बी। आपके पास दो बबल्स हैं, एक बबल ए, आपके पास एक और बबल है, दैट इज बबल बी। इसके एक्सेस प्रेशर की आपके पास जो वैल्यू है वो है 4T डिवाइड बाई आर ए। यही फॉर्मूला होता है 4T/R, वेयर T इज सरफेस टेंशन, R इज रेडियस। और इसके लिए एक्सेस प्रेशर आपको गिवन है 4T/R/B, यानी B का रेडियस। ओके, अब उसने आपको क्या कहा कि एक्सेस प्रेशर बबल ए इज हाफ ऑफ बबल बी, यानी 4T divided by RA will be equal to 1/2 times of 4T divided by RB। ये इक्वेशन आपको गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल ए टू दी बबल बी, यानी अगर मुझे RA और RB का रेशियो मिल जाए तो मैं वॉल्यूम का रेशियो भी निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम के रेशियो की, कि वॉल्यूम का रेशियो आप लोग कैसे लिखोगे। तो लिख देते हैं वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बी विल बी व्हाट? 4/3 पाई RA क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई RB क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, यू विल गेट RA बाय RB का होल क्यूब। RA बाय RB की वैल्यू निकाल देता हूँ, यहाँ इंसर्ट करवा दूंगा, मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। RA बाय RB आप कहाँ से फाइंड करोगे? अब इक्वेशन से। अभी फाइंड कर देते हैं। इसका यूज़ करता हूँ मैं, 4T से 4T कैंसिल, RA बाय RB विल बी इक्वल्स टू 2। सही है, RA सब जाएगा, RB यहीं 2 सामने जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट करवाओ, 2 का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 8, और यही आपका करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन था, और एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन अभी तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें देखने को नहीं मिला, पहली बार सामने आया।
तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। आगे की बात करते हैं। ओके, आपके पास रेजोनेंस ट्यूब है। इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट एट वन एंड रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड एट टू कंसेक्यूटिव लेंथ्स। आपको दो कंसेक्यूटिव लेंथ गिवन है जहाँ रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहे हैं। पहली 100 सेंटीमीटर, दूसरी 140 यानी 140 सेंटीमीटर। अगर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 400 हर्ट्ज, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, दैट विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, एफ मेरे पास है, बिल्कुल है। अगर मुझे लैम्डा मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो लैम्डा मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँगा? तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ, दैट इज़ 140 माइनस यानी डिक्रीज इन लेंथ। कितना लेंथ में चेंज आ रहा है? 140, एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? 80 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी 0.8, एंड 400 इंटू 0.8 विल बी इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकेंड। और ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। क्या ये सब आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, और ये भी आपका आंसर नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। एरर से क्वेश्चन आया हमारे पास। आपको एक रैंडम फॉर्मूला गिवन है, S इज इक्वल्स टू पी क्यू आर क्यूब अंडर रूट टी। ओके, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन S इफ परसेंटेज चेंज इन P Q R एंड T आर गिवन। आपको P में परसेंटेज का चेंज गिवन है, Q में गिवन है, R और T में भी गिवन है। आपको फाइंड करना है S में कितना चेंज हो सकता है। तो जब परसेंटेज चेंज की बात आती है तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाते हो, परसेंटेज चेंज इन S विल बी इक्वल टू P की यहाँ पावर कितनी है? 1, यानी परसेंटेज चेंज इन P प्लस Q रेज़ टू पावर 1 परसेंटेज चेंज इन Q प्लस R की पावर यहाँ 3 है, ऊपर जाएगा -3, बट एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो यहाँ आएगा 3 इंटू परसेंटेज ऑफ R प्लस T रेज़ टू पावर -½ होगा, तो -½ की जगह हाफ इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ T। एरर का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, तो गलतियाँ हमेशा जुड़ती हैं, कभी घटती नहीं है। तो गलतियों को ऐड करो। P में कितना एरर है? 1 का, Q में कितना? 1 का, 3 में R में कितना एरर है? 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1/2। T में कितना एरर है? 2 का, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9 1 1, दैट विल बी 11%। क्या ऑप्शन है आपके पास? 39 ओ सॉरी 12%। तो ये रहा आपके पास 12% का ऑप्शन। 9 + 1 + 1 + 1, 9 + 3 विल बी इक्वल टू 12, और 12% आपका आंसर। एरर का क्वेश्चन था और बेसिक सा क्वेश्चन, इजी। चलिए आगे की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स की बातें हो रही हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, देख लेते हैं क्या बात है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 2। आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम कितना होगा। तो वेवलेंथ की बात आ रही है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे याद है, एफ लैम्डा। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मिल जाए तो मैं लैम्डा फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ से आएगी आपके पास? इस फॉर्मूला से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V। तो V की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी C/μ, और C आपके पास 3 × 10⁻2 डिवाइड बाई 2, सॉरी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2। तो आपके पास V की वैल्यू आती है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आधा काम हो गया। अब इसको यहाँ पुट करता हूँ तो लैम्डा फाइंड आउट कर देता हूँ मैं। नाउ V = F लैम्डा का यूज़ करते हैं हम लोग।
मुझे लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी आपके पास 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है? 5 इंटू 10⁻14। 5 1.5 0.3 14 ऊपर जाएगा -14 -14 दैट विल बी इक्वल टू -6 और तुम्हारा फिर आंसर बनेगा यहाँ पर 300 नैनोमीटर में। सिंपल और स्वीट। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको तुम्हारा आंसर आएगा 300 नैनोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं, दो फॉर्मूलाज यूज हुए थे, रिलेशन और वेलोसिटी और एफ लैम्डा वाला, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही यूज हुई है यहाँ पर। तो आगे की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नई कहानी के साथ। आपको गिवन है एक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इज कनेक्टेड टू 60 वोल्ट सेल। एक कैपेसिटर है, आपने 60 वोल्ट सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर उसको कर दिया आपने डिस्कनेक्ट, ठीक है। C1 is now connected to an uncharged capacitor C2. Okay. Then the final potential across C1 becomes 20 volt और C2 बताना है आपको। तो जब कभी ऐसा कुछ आपके पास आता है, कैपेसिटर लगाया, डिस्कनेक्ट किया, फिर कहीं और कनेक्ट किया और आपको फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट विल बी इक्वल टू V final is equals to C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब C1 क्या है, V1 क्या है, C2 क्या है, V2 क्या है, उनकी बात भी कर लेते हैं। और V फाइनल क्या है, जो फाइनल वोल्टेज आई आपके पास, दैट इज 20 वोल्ट। C1 यानी आपका पहला कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरेड। V1 यानी उस कितने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया आपने, 60 के साथ, प्लस C2 आपका दूसरा कैपेसिटेंस, और अभी वो अनचार्ज है तो 0, डिवाइड बाय C1 की वैल्यू 100 प्लस C2। बस इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व करोगे तो आपके पास एक C2 का वैल्यू निकल कर आएगा और दैट विल बी योर आंसर। और कुछ नहीं है इसमें, अभी फाइंड आउट कर देते हैं। 100 प्लस C2 इक्वल टू 20, दैट विल बी 20 C2 प्लस 2000 विल बी इक्वल टू 6000 और कुछ नहीं। तो C2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6000 माइनस 2000 4000 डिवाइड बाय 20 और 200 पिकोफैरेड शुड बी योर आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना था, तो फॉर्मूला में वैल्यूज़ इंसर्ट करवाई, छोटी मोटी कैलकुलेशन ठीक करी, तो आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 200 पिकोफैरेड। 100 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा और 600 भी नहीं आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आपके पास पीक करंट अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर AC। मुझे क्या गिवन है, एक बल्ब, उसकी पावर 100 वोट, 220 वोल्टेज कनेक्टेड हुए हैं AC सप्लाई से कनेक्टेड है, जिसकी RMS वैल्यू आपको गिवन है 220 वोल्ट। फाइंड दी पीक करंट, यानी आपको पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट I0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बट मुझे पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, VRMS इनटू में IRMS। ओके, VRMS मेरे पास है, पावर मेरे पास है, और IRMS में फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट मुझे फाइंड करना है I0। और मुझे ये बात भी पता है कि IRMS को आप लोग लिखते हो I0 डिवाइड बाई अंडर रूट में 2। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। पावर I0 फाइंड करना है, तो I0 विल बी इक्वल्स टू पावर आपके पास कितना 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 और हाँ I0 फाइंड करना डिवाइड बाय
VRMS दैट विल बी 220 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा और वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 141 डिवाइड बाय 220, हाँ 220, तो 220 141 डिवाइड बाय 220, तो आंसर कहीं ना कहीं 0.6 वाला होगा, क्योंकि 14/20 आपका 0.7 होता है, तो 0.7 से थोड़ा सा कम 0.66 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, और वो भी आपका आएगा एम्पियर में। और ऐसा ऑप्शन है 2 नहीं, 3.2 भी नहीं, 8 भी नहीं है, तो आपके पास ये बचा 0.64, तो दैट विल बी योर आंसर। और फॉर्मूला बेस्ड था ये भी, कुछ ज़्यादा कुछ अभी तक हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, और सभी क्वेश्चन अभी तक मेमोरी बेस्ड हैं। हो सकता है किसी में कुछ माइन्यूट एरर हो, एरर मीन्स कुछ वैल्यूज़ में हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकते हैं। तो आगे की बात करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, देखते हैं। आपके पास O2 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, आर प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the field with same speed, then the radius of O2 minus will be H plus। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आया फ्रॉम द टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है कि जब कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, देन इट विल फॉर्म ए सर्कल, और उस सर्कल का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो आपके पास है mv डिवाइडेड बाय q इंटू बी, वेयर b इज मैग्नेटिक फील्ड, q इज चार्ज, v इज वेलोसिटी, m इज मास ऑफ द पार्टिकल। अब उसने क्या कहा आपको कि वो कहता है कि जो रेडियस होगी O2 वाली की, O2 माइनस की, वो H प्लस के कंपैरेटिवली लो होनी चाहिए। देख लेते हैं। अगर मैं H प्लस के केस की बात करूं तो हाइड्रोजन का मास और वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो आप वेलोसिटी को छोड़ भी सकते हो। तो रेडियस आपके किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, मास अपॉन में चार्ज। अगर मैं मास अपॉन में चार्ज के रेशियो की बात करूं तो भाई साहब यार मास अपॉन में चार्ज का रेशियो O2 के लिए ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो इसका मास बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो जो रेडियस है O2 माइनस की दैट मस्ट बी ग्रेटर देन H प्लस। तो स्टेटमेंट 1 तो मुझे लग रही है इनकरेक्ट, कि ये तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गई। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 आपको क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उनको प्रोजेक्टेड किया मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, ठीक है, सेम स्पीड है, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन प्रोटॉन। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। अभी देख लेते हैं। तो वहाँ भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास अपॉन में चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूँ, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का सेम होता है, तो Q की वैल्यू तो हट गई। रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, जस्ट ओनली ऑन मास, यानी इसके केस में रेडियस जो डिपेंड करेगा वो करेगा मास, यानी जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस भी ज़्यादा। तो इस केस में प्रोटॉन का मास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत। अब स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट का ऑप्शन कहाँ है, ये गलत, बोथ आर इनकरेक्ट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, हमने प्रूव कर दिया। फॉर्मूला ये यूज़ करना था R इक्वल टू mv/qb, और थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस सिंपली कॉमन सेंस लगाते और एनालाइज करते। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आया फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। आपके पास दो सर्किट हैं, सर्किट 1 सर्किट 2, इन टू सिचुएशन गिवन। फिगर 1 2 करंट आपको गिवन है, इसमें से I1 चल रहा है, इसमें I2 चल रहा है, ठीक है। E1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है और कैपिटल R भी गिवन है, ओके। फाइंड I1 बाय I2, आपको फाइंड करना है I1 डिवाइडेड बाय I2 का रेशियो क्या होगा, यानी इसके करंट का रेशियो और इसके करंट का रेशियो।
तो कर देते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। इस सर्किट पर मैं आता हूँ। इस सर्किट पर आप केवीएल लगाओ तो आपको जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस या इक्वल्स टू I जो करंट फ्लो है, करंट सभी में से इक्वल फ्लो होगा, R प्लस I1 लिख दो यहाँ पे क्योंकि I1 फ्लो है, R1 प्लस R2। तो I1 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो सभी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं। E1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 3 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2, R 2 ओम, 6 प्लस 2 प्लस 1 दैट विल बी 9, और आपके पास यहाँ आंसर आता है 1/3 एम्पियर I1 का। आधा काम हो गया। और यहाँ पे मेरे पास जो करंट आया वो आपके पास निकल कर आया 1/3 एम्पियर। बट मुझे क्या फाइंड करना है, I1 डिवाइड बाई I2। अब I2 की बात करते हैं। I2 का केस आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, देखो कैसे। ओके तो यहाँ पर आपके पास दो बैटरीज हैं, दोनों पैरेलल में हैं, रेजिस्टेंस गिवन है, हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस हो। तो जब कभी ऐसा सीन आता है तो आप इसको पहले एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हो, और उस सर्किट में आपके पास क्या होता है, ई इक्विवेलेंट और सभी रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट, साथ में आपके पास जो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। अगर मैं इस सर्किट को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, मुझे चाहिए ई ई क्यू की वैल्यू और आर ई क्यू की वैल्यू, और करंट मेरा फ्लो हो रहा है I2। इन सभी वैल्यूज़ को मैं फाइंड आउट करूँ और सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आ सकते हैं। तो ट्राई कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ई ई क्यू की, यानी ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट का आपके पास जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 डॉट R2। E1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो सभी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। शायद यहाँ साइन प्लस का आना था, सॉरी फ्लो में थोड़ा सा गलत हो गया। तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। ई इक्विवेलेंट की बात करता हूँ मैं, सभी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है। ई इक्विवेलेंट E1 की वैल्यू कितनी, 2, और R2 कितने आपके पास 2, तो 4, प्लस E2 की वैल्यू आपके पास 1, R1 की वैल्यू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 1 3, और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आई 5/3 वोल्ट। अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, R1 R2 पॉइंट में R1 प्लस R2, R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड बाई 3, 2/3 ओम आपके पास ये वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये टर्म आपके पास 2/3 ओम है, ये टर्म आपके पास 5/3 वोल्ट, और यहाँ आपके पास जो आर गिवन है दैट विल इक्वल टू 6 ओम। तो I2 फाइंड कर देते हैं। अब ओम्स लॉ या KVL लगाओ आप। I2 फाइंड आउट करूँगा मैं। I2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, V इज इक्वल्स टू आई आर ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 5/3 डिवाइड बाई 6 प्लस 2/3। एलसीएम लो, सोल्व करो, यू विल गेट 5/4 एम्पियर। I2 की वैल्यू आपके पास 1/4, I1 की वैल्यू 1/3। I2 बाई I1 फाइंड करना, I1 बाई I2 फाइंड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 4/3।
तो क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास? तो ये रहा, कुछ इस तरह क्वेश्चन था आपके पास। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स था, रेजिस्टेंस गिवन थे और फॉर्मूला अप्लाई करना था और इसको सॉल्व करना था। चलिए आगे की बात करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्प्रिंग वगैरह की बातें हो रही हैं और स्पीड है तो वर्क एनर्जी थ्योरम का, सॉरी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। आपके पास ब्लॉक है 10 kg का, मूविंग विद 3 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग और कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक और ब्लॉक है 5 kg मास, उसके आगे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उस स्प्रिंग के साथ वो कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। कर रहा है, कोलिजन किया, ओके। फर्दर उसने क्या किया, फाइंड द कंप्रेशन इन स्प्रिंग व्हेन बोथ मूव विद सेम स्पीड। इनिशियली सीन में क्या है आपके पास, ये ब्लॉक काफ़ी स्पीड के साथ इस ब्लॉक की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब दोनों का कोलिजन हुआ, कुछ देर बाद दोनों ब्लॉक्स एक कंबाइंड सिस्टम की तरह किसी फिक्स स्पीड v के साथ मूव कर रहे हैं और सरफेस है स्मूथ, यानी फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है। और आपको फाइंड करना है अगर कुछ सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा, अभी फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व करता हूँ, मोमेंटम को कंजर्व किया, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम मेरे पास कितने हैं 10 इंटू 3 और ये 0 है तो इसका 0। उसके बाद दोनों सिस्टम कंबाइनली मूव करेंगे 10 प्लस 5 किसी वेलोसिटी v के साथ, तो आपका आंसर आएगा 10/15 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू v 5, और तो v की वैल्यू आपके पास आई 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कुछ देर बाद सिस्टम जो है आपका कंबाइनली जब मूव करेगा तब करेगा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ में, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें कंप्रेशन कितना आ रहा है। अब बात करते हैं कंप्रेशन आएगा कैसे। जब ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी में कुछ पार्ट इसको ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ पार्ट ये खुद भी रख रहा है क्योंकि खुद भी मोशन में है, इसको भी मोशन में लाया है, प्लस 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 इस स्प्रिंग को भी उसने हल्का सा कंप्रेस किया है। अब इतने सारे काम किए हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनिशियल एनर्जी थी वो 3 पार्ट्स में टूट गई। तो 3 पार्ट्स में टूट गई तो उसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं इनिशियल और फाइनल केस दोनों में लगाऊं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कंडीशन आपको सभी को पता होगी कि जब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो सिस्टम में देन यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कुछ ऐसी बात हो रही है तो मैं अप्लाई करता हूँ। टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियली सिस्टम में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 10 kg का मास मूव कर रहा था, उसकी स्पीड थी 3। इसमें कोई कंप्रेशन नहीं तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये रेस्ट पर था तो दोनों की टर्म्स 0 विल बी इक्वल टू। उसके बाद दोनों के दोनों मासेस एक स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो हाफ इंटू 10 प्लस 5 और दोनों की कंबाइंड स्पीड है 2 तो उसका स्क्वायर, प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 k x का स्क्वायर। k आपको गिवन है 300। अब k की वैल्यू गिवन है, x आपको फाइंड करना है तो आपका आंसर हो गया 1/2 1/2 1/2 कैंसिल। 10 इंटू 9 90 माइनस 15 इंटू 4 60 विल बी इक्वल टू k x स्क्वायर 30 विल बी इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास 300 x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई 1/10 तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1/√10 या 0.1 का रूट। तो हमारे पास आंसर में 0.1 है, 1 है, 0.2 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो फॉर्मूला सही लगाया, पोटेंशियल एनर्जी लगा दिया,
प्रॉपर तरीके से हाफ एम वी स्क्वेयर हाफ एम वी स्क्वेयर सभी को प्रॉपर तरीके से लगाएं तो 330/3000। तो इसमें कुछ एरर 30/300 1/10 और 0.1। तो यहाँ तो शायद इसमें अगर करेक्शन होगी तो करेक्शन ही हो सकती है कि ये 3000 हो सकता है नैनोमीटर, न्यूटन पर मीटर। 3000 न्यूटन पर मीटर है, तो ये टर्म 3000 होगी। डिवाइड में आएगा आपके पास क्या आएगा 1/100। 1/100 का जब आप रूट करते हो तो आपके पास आंसर निकल कर आता है 1/10। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0.1 मीटर। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। शायद हो सकता है इसमें कोई करेक्शन हो क्वेश्चन में, बट जो भी है हमें प्रोसेस पता लग गया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, दोनों को कंबाइनली अप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह सकते हैं या मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में आता है। द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज गिवन एज दिस। तो आपके पास टॉर्क गिवन है 80√3 न्यूटन मीटर और टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। अगर एंगल मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी m और b के बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, यानी u का फॉर्मूला आपके पास होता है mb cos थीटा। तो mb cos थीटा फाइंड करने, तो देखते हैं कैसे करेंगे। मेरे पास mb की वैल्यू है 80√3 डिवाइड बाई साइन थीटा, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट mb इज इक्वल्स टू 80√3 डिवाइड बाई mb, ओके सॉरी डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री। साइंस और इस वैल्यू को आप लोग यहाँ इंसर्ट करवाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगा माइनस mb की जगह 80√3 डिवाइड बाय साइन 60 और कोस थीटा तो वहाँ कोस 60 माइनस 80/√3 साइन 60 की वैल्यू अगर आपको याद हो √3 डिवाइड बाई 2 कोस 60 यानी साइन 30 की वैल्यू याद हो 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से रूट कैंसिल, माइनस 80 इज़ योर आंसर। पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल आपका यूनिट होगा। क्या ये आंसर कहीं है? तो ये रहा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन था टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बातें गिवन थी, कुछ बातें आपको खुद से फाइंड आउट करनी थी, कॉमन सेंस का यूज़ करना था, तो और आपको आंसर बताना था। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। द कलर कॉरस्पॉन्डिंग टू फोटोन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शायद ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो चुके क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो जो थी अप्रैल 3 शिफ्ट 1, उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया था और ये क्वेश्चन शायद शिफ्ट 1 का है, इस फाइल में तो गलती से आ गया और इसका आंसर था आपका वॉयलेट। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका अप्रैल 2 वाली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था। अप्रैल 2 की एक शिफ्ट में ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। वहाँ आपको थर्मल कंडक्टिविटी गिवन था और उसकी बातें हो रही थी। तो मतलब पिछली 4 शिफ्ट के अंदर अंदर चारों बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आपके पास 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनका डायमेंशन आपको बताना होता है। तो बारी बारी से डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मर्जी से कोई भी एक डायमेंशन उठाते रहो और सॉल्व करते रहो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट
फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन मुझे पता है m1L2 T-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मुझे पता है T1 T-1 ऊपर जाएगा +1, तो यहाँ बनेगा आपका T-1, तो दैट विल बी h की डायमेंशन m1L2 T-1। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? तो ये रहा। फोर्थ का तो A इसी ऑप्शन में, तो बाकी ऑप्शन तो गलत होएगी। अगर मैच करवाना है तो एक आध और फाइंड आउट कर देते हैं। तो फाइंड करते हैं अपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज़ कर लो यार, ये वाला 6πr नीटा v। यहाँ फोर्स है m1L1 T-2 डिवाइड बाय r, यानी लेंथ वेलोसिटी L1 T-1, और यहाँ पर नीटा L1 L1 कैंसिल, m1L-1 T-2 +1 T-1। तो ऐसा कुछ आंसर आपके पास है। तो 2 का C, तो 2 का C आए तो बस दो बातें प्रूफ हो गई, और बाकी क्या करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। दो मैच करवा दी और कहीं भी मैच नहीं हो रहे, तो ये तुम्हारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायमेंशन के तो होते ईजी हैं और तुम्हारा फेवरेट चैप्टर भी है। अगर बच्चों से पूछो फिजिक्स के नाम पर क्या आता है, देन दे विल से यूनिट एंड डायमेंशन। और सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। आपको पता होना चाहिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूलाज पता है तो आप डायमेंशंस को इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज दिस। आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है इन फॉर्म ऑफ टाइम। ओके, और आपको फाइंड करना है एक्सिलरेशन। तो सी ओ नोट और सी कांस्टेंट है, बाकी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। तो यह सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर एक बार और कर देंगे और सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, टाइम के साथ करोगे, सी नोट कॉन्स्टेंट टी स्क्वेयर माइनस जेड। तो टी स्क्वेयर माइनस जेड का जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा जस्ट 2t। ओके, प्लस सी कॉन्स्टेंट बाहर, t माइनस जेड, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया 2t माइनस जेड, उसके बाद t का करोगे तो ये आएगा आपके पास। फर्दर इसका भी जब आपके नहीं डिफ्रेंशिएशन किया तो आपके पास जो प्लेन होगा दैट विल बी सी नोट 2 कॉन्स्टेंट t, तो 1 आ जाएगा उसकी जगह, 2c t की जगह 1 और z का 0। तो आपका आंसर हो चाहिए 2c नोट प्लस c। क्या ये कहीं आपको दिखाई दे रहा है? तो ये रहा, बाकी ऑप्शन गलत है। तो बिल्कुल और बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जेई में, लेवल गिरा रखे हैं। तो आगे की बात करते हैं हम। क्या गिवन है आपको? विस्कोसिटी, कोफिशिएंट, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपका फ्लूइड से क्वेश्चन आया, फ्लूइड से क्वेश्चन आया, कहाँ से आया? टर्मिनल वेलोसिटी से। अब टर्मिनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस वो एक बातें होंगी, रेडियस गिवन होगा, डिफरेंस इन डेंसिटीज निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है 2/9 नीटा आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा, यानी बॉल की डेंसिटी माइनस फ्लूइड की डेंसिटी। इसका यूज़ करेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी नीटा फाइंड करना है। तो नीटा को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे, वेलोसिटी राइट हैंड साइड आएगी, नीटा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो सभी वैल्यूज़ को एक बार इंसर्ट करवा देते हैं। पहले मैं नीटा का फॉर्मूला यहाँ से बना दूँ। नीटा विल बी इक्वल 2/9 आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय वी टी। तो चलो नीटा सभी वैल्यूज़ को इंसर्ट करें। 2/9 वी टी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? टर्मिनल वेलोसिटी 2.56 इंटू 10⁻⁴
-2। ऊपर आपको क्या चाहिए, आर स्क्वायर और जी आपको गिवन है 10, आर आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है तो 1.8 आर, 1.8 का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻², और साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज 925 7825 मल्टीप्लाई में 7825 -925। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपके पास आएगा 2/9 इंटू 10 इंटू 1.8 का स्क्वायर इंटू 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय 7825 -25, 2525 का 78 और 6900 आपका आंसर यहाँ आएगा, डिवाइडेड बाय 2.56 इंटू 10⁻²। तो बस कैलकुलेशन इसके आगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, एक आध ऑप्शन मैच होगा, वो आपका आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहे हैं। 10⁻² कैंसिल, 10 और यहाँ 10⁻³ और 2.56, तो यहाँ लिख दो 1.28, 9 इंटू 1.28, यहाँ पर आपके पास 10 था, उसको एडजस्ट कर दिया, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 69। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, 9 है, 1.8 0.2, ओके 0.2 हटाया तो 10 आया, 2 से ये टर्म कैंसिल करी, 128 यानी 0.64, 0.64 हटाया 10⁻², और आंसर में काफ़ी डिफरेंस है तो अप्रोक्स चल जाओ, ये इससे कैंसिल कर गया, तो आपका आंसर आएगा 1.8, अप्रोक्स है अभी, 1.8 इंटू 10⁻, कहीं कुछ 1.8 10⁻² और 3 यहाँ पे 5, और शायद यार यहाँ कुछ पावर वगैरह का कुछ उल्टा पुल्टा सीन तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं 1.8 के आसपास, या तो 190 आ रहा है या 1.9 आ रहा है। तो पास्कल सेकंड में आंसर निकालना है, सारी की सारी यूनिट्स मैंने SI में रखी हैं, किसी में अभी तक दिक्कत नहीं आई। 10⁻, ओ ये -2 की जगह यहाँ पर आपको mm में, mm को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 आना चाहिए था, तो यहाँ पे एक -4 और मल्टीप्लाई में होगा। अगर -4 और मल्टीप्लाई में, तो ये 10 इसके साथ कट गया, 10⁻4 -4, तो आपका आंसर आएगा 1.8, तो 1.9 शुड बी योर आंसर। तो जाओ इसके साथ, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी फास्ट की है, बट आपको फॉर्मूला पता है, आप वैल्यूज़ का इंसर्ट करो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट रहो, क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी गैप है। यूजुअली वैल्यूज़ थोड़ी ऐसी दी जाती हैं कि आप लोग कैलकुलेशन में अपना टाइम कंज्यूम करो, बट हमें ट्राई करना है कि अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर आ रहा है तो हम वही फॉलो करेंगे, हमें वहाँ प्रूफ थोड़ी देना है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द करेक्ट आंसर एंड मूव ऑन, इतना हमारा काम होता है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u सच दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। आपके पास जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम है। अगर मैं रेंज के फॉर्मूला की बात करूं, रेंज का फॉर्मूला अगर जहाँ तक मुझे याद है वो होता है u² sin 2θ/g, और हाइट का फॉर्मूला आपके पास होता है u² sin² θ डिवाइड बाय 2g। ओके, अगर आपके पास ये सब कुछ गिवन है, देन द मैक्सिमम, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छा आपको अगर रेंज गिवन है nu² अपॉन में 25g, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू बता दो n की।
आपका काम हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो रिलेशन मुझे गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज को। तो रेंज का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सोल्व करना होगा, और सोल्व करने पर मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को आप लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, 3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। जो टर्म्स कट रही हैं कैंसिल कर देते हैं, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा और साइन स्क्वायर के साथ गया, 2 बचा, 3 बचा, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 4। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 2 cos थीटा विल बी इक्वल टू 3/2 साइन थीटा। तो मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू बना सकता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4/3। ठीक है जी, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/3। अब मुझे क्या फाइंड करना था, रेंज। रेंज की अगर वैल्यू ये है आपके पास, तो आपको बताना है कि एन कितना होगा। तो अभी कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लूँ। रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं और सिस्टम सॉल्व कर देते हैं। देखो बच्चा, रेंज का फॉर्मूला मेरे पास कितना था, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, या फिर यू स्क्वेयर बाई जी और 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अगर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाए तो मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो वो कहाँ से आएंगी, टेन थीटा से। टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपके पास 4, हाइपोटेन्यूस सोल्व करोगे 16 + 9 का रूट 5। सिमिलरली कोस थीटा फाइंड करोगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, वो आपका आएगा 3/5। वैल्यूज आ गई साइन थीटा कोस थीटा, इंसर्ट करवा दो, 2 यू स्क्वायर बाई जी, 3/5, 4/5, it will be equal to 2, 3 is 6, 4 is 24, 24 divided by 25 u square by g। अगर आपके पास रेंज इतना है तो ये टर्म कितनी होनी, ये टर्म n है, तो यही आपका आंसर। देन n विल बी इक्वल्स टू 24। कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, रेंज फाइंड करनी थी, मेन मुद्दा था एंगल का। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन तो अक्सर आते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में कि आपके पास फाइनल वैल्यू फाइंड आउट की होती है, और फाइनल वैल्यू में वो एक कांस्टेंट दे देता है और आपसे पूछता है ये कांस्टेंट क्या है। अल्टीमेटली वो आपसे यही फाइंड आउट करवाना चाहता है कि रेंज क्या थी, क्योंकि अगर आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो तो आप ये भी तो बता सकते हो ना, इसमें क्या नई बात है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लेट्स वॉच। अब ब्लॉक है मास 1 kg मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0.1 टू 1.9। एक ब्लॉक है 0.1 से 0.9 तक मूव कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट x 0.1 इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल पॉइंट पर उसके पास जो स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड की थी। तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगी, कितना लगा, -10x का। ऑन द ब्लॉक फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज़ एट x इक्वल टू 1.9। यानी आपके पास एक सिस्टम है और इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है 0.1, फाइनल पॉइंट आपको गिवन है 1.9। यहाँ कोई ब्लॉक था, उस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स लग रही है रेजिस्टिव यानी रोकने वाली। तो ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है। ठीक है, उसने कहा कि इनिशियली इस पॉइंट पर जो इस ब्लॉक का वेलोसिटी था दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा। तो जी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और यहाँ पे फोर्स जो काम कर रही है दैट इज रेजिस्टिव फोर्स। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ 1/2 मास 1 वी कितना 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास इंटू वी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन कौन कर रहे हैं, ये वाली फोर्स। तो फोर्स आप देख सकते हो वेरिएबल फोर्स है, पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। तो इस फोर्स का जब आप वर्क डन फाइंड करते हो तो आप लोग करते हो इसका इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और लिमिट लगाते हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की। तो पहले मैं ये सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद इसके सामने रख दूंगा, तो आंसर हो गया। तो कर देते हैं माइनस 10x डी एक्स 0.1 to 1.9। ओके, तो माइनस बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। 10x²/2 करोगे, x²/2 में लिमिट्स पुट करो, 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 1.9 स्क्वेयर माइनस 0.1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके सामने ये इक्वेशन, इसके सामने 1/2 1/2 1 और यहाँ 2 गया। तो इक्वेशन में आपके पास अब तक क्या बचा, 100 माइनस वी स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 ब्रैकेट में 1.9 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। अगर मैं 19 के स्क्वायर की बात करूं, 19 का स्क्वायर आपके पास होता है 381 यानी 3.81, 0.1 का स्क्वायर 0.01। तो इसको सोल्व करोगे 380 आएगा, माइनस 380 यानी 38। और वी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो आएगी 100 माइनस 38 विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, और 100 माइनस 38 विल बी व्हाट 62 का रूट। तो जी ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, कुछ एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा ये, तो कहीं कुछ स्टेप में ऊंच नीच तो नहीं होगी। 100 है बिल्कुल। हाँ, और ये साइन यहाँ प्लस का आएगा, एक बात और, ठीक है, तो प्लस का आएगा तभी ये माइनस का होगा, और ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए √62। शायद हो सकता है कोई जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें कुछ एरर हो अगर वैल्यूज़ हमारे पास एक्यूरेट होती तो शायद हमारा आंसर एग्जैक्ट भी आ जाता, बट इस केस में आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना है और इसी से आपका आंसर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। ओके, एटम चैप्टर से क्वेश्चन आए आपके पास, और टॉपिक कौन सा उठाया है, एनर्जी का। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू 4th एक्साइटेड स्टेट, यानी nth यानी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, nth ऑर्बिट से वो 4th ऑर्बिट में आया। ओके, और उसने कहा जो एनर्जी रिलीज हुई वो आपके पास है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कर देते हैं, इसमें आप अप्रोच कौन सा यूज़ करोगे, एनर्जी ऑफ nth लेवल या nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z को आप 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। ओके, nth में इतनी एनर्जी होगी, जब वो 4th एक्साइटेड स्टेट में आया यानी 5वीं स्टेट में आया तो उसकी एनर्जी होगी -13.6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो 2 एनर्जीज आ गई। अब उसने कहा कि जब उसने nth ऑर्बिट से 4th में ट्रांजिशन किया उस टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब ना होकर रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई मतलब उसके पास nth लेवल में एनर्जी हाई थी और 4th में उसकी एनर्जी कम हो गई, तो आपके पास कितनी एनर्जी निकली, 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू
इनिशियल एनर्जी कितनी थी माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है। ओके तो इसको सोल्व कर देते हैं। 0.33 इक्वल्स टू -13.6 अगर मैं कॉमन लूँ या जस्ट प्लस 13.6 कॉमन लेता हूँ मैं, तो मेरे पास आएगा 1/25 माइनस 1/n²। ओके अब फर्दर थोड़ा सा सोल्व वगैरह कर लें। 0.33 डिवाइड बाई 13.6 विल बी इक्वल टू 1/25 माइनस 1/n²। तो एक कैलकुलेशन देखने में थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, देखते हैं एक बार। 0.33 136 33 4 जा 132 1/10 और ये आप लोग कट कर सकते हो ऑलमोस्ट 4 से, जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन। 1/40 1/40 और माइनस 1/25 विल बी माइनस प्लस विल बी इक्वल टू 1/n²। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करूं मेरे पास आंसर क्या आएगा मैं देख लेता हूं। शायद हो सकता है आए ना आए, क्योंकि मुझे इन वैल्यूज़ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हो सकता है एरर भरा हो सकता है या 38 हो या 33 हो या जस्ट 30 हो। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ खुद से, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें अप्रोच तो पता लगी। वी हैव टू फोकस ऑन अप्रोच, उसके बाद तो कैलकुलेशन है मजदूरी का काम। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर हो रहा है तो 1/n² इज इक्वल्स टू 40 और 25। 40 और 25 का अगर आप एलसीएम लोगे, ये लंबा चौड़ा काम है काफ़ी। 20 10 5 और 5 5 25 25 to 50 50 to 100 200 200 एलसीएम आएगा। 200 माइनस 5 प्लस 8 तो 1/n² की वैल्यू आपके पास आई 3/200। n² की वैल्यू आती है 200/3 यानी √3। तो यार ऐसा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है सॉल्व होगा फर्दर, तो कहीं ना कहीं वैल्यू में झोल होना चाहिए शायद तक, और थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन है, बट अगर रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हो। तो अप्रोच मैंने बता दी, आंसर खुद से फाइंड आउट कर लेना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे एंड हो चुके हैं, लगभग हमने 17-18 क्वेश्चंस किए हैं इसमें सेशन में। तो जितने क्वेश्चन 25 में से हमें मिलते हैं हम उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं लेवल की बात करूं, हाँ 2-4 अभी तक जो हमारे सामने आए हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड थे। अप्रोच सिंपल थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बट कैलकुलेशन का काम था। और अगर लेवल की बात करूं, कोई 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से हाई लेवल के थे, बाकी सभी वही जो आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में अटेम्प्ट्स मॉड्यूल्स में कोचिंग मॉड्यूल्स या प्रैक्टिस बुक से करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड टाइप। कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ नया फॉर्मूला या नया कॉन्सेप्ट लगाया हो जो काफ़ी यूनिक हो। कॉमन कॉन्सेप्ट थे, कॉमन फॉर्मूलाज थे। तो सारी की बातें हो चुकी हैं, सारे फॉर्मूलाज देख लिए, सॉरी सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।